डॉक्टर डेविल एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में हमें वॉल्टन को दिखाया जाता है जो उस मोटे को कह रहा था कि ओ मोटे जरा अपनी आंखों का ढक्कन खोल के देख, अपनी आंखों का जो मोतिया बिंदु है ना उसे निकाल के देख। इसे क्या कहते हैं? पैसा, रोकड़ा, पूंजी। देखा है ना कभी? या सिर्फ सपने में ही देखा है? और फिर उस मोटे की फटके चार हो जाती है। वो कहता है इतना सारा पैसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फिर वॉल्टन उसे पैसे से मारने लगता है। वो कहता है ये ले तेरे 6.5 मिलियन और ये ले 2 लाख एक्स्ट्रा टिप के तहत, ये ले तेरे को जरूरत है, ये ले 2000 और ले। और इतना सारा पैसा देख के हर किसी के मन में लालच आ रहा है। हर कोई कह रहा था कि यार कितना सारा पैसा है, कुल मिला के एक गड्डी कितनी होगी रे? कोई कहता है कि यार इतना सारा पैसा मेरे पास हो तो मजा ही आ जाए। और फिर जिन कहती है कि इतना सारा पैसा यकीन नहीं कर सकती, मैंने कभी सोचा नहीं था वर्ल्ड इतना ज़्यादा अमीर होगा। फिर चैन कहती है कि हाँ ऐसा होगा क्यों नहीं, आखिरकार ये फैमिली का बेटा जो है ये वॉल्टन। और पीछे लीन को आ रहा होता है गुस्सा। वो कहती है वॉल्टन प्लीज पैसे को बर्बाद करना बंद करो। और फिर वो मोटा बंदा हमें शाओमी को कह रहा होता है कि मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये बंदा मेरी कार को तोड़ दिया, अभी मुझे तोड़ना चाहता है। और शाओमी ने अपने कानों में डाल रखी होती है उंगलियां, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो मिस चैंग वॉल्टन से कहती है कि वॉल्टन तुमने सुना ना, चलो तुमने वो एक क्राइम किया है, चलो मेरे साथ ब्यूरो, मुझे तुमसे वहां जाके पूछताछ करनी होगी, चलो ससुराल। फिर वॉल्टन कहता है क्या? अरे उसने खुद कहा था अगर मैं उसको उसका पैसा दे दूंगा, गाड़ी का भरपाई कर दूंगा तो वो मुझे जाने देगा। वॉल्टन चिल्ला के सभी से कहता है कि आप सभी ने, हम सभी ने खुद सुना था कि कुछ देर पहले इसने क्या कहा था, है ना? इसने खुद कहा था कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ अगर मैं इसको इसका पैसा दे दूँ तो। फिर वॉल्टन वहाँ खड़े सभी लोगों के साथ थोड़ी बदतमीजी करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है कि जो किसी को भी सुनवाई करनी है वो आ सकता है, यहाँ पे रखे, यहाँ पैसे भी ले सकता है, रिश्वत दे रहा हूँ खुलेआम, लेना तो लो। सुनने के बाद वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यकीन नहीं होता, इसने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, ये तो अपने वर्ड्स को वापस ले रहा है, अरे ये कितना बेकार है। वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं अभी कभी कहीं मार डालती। और फिर वॉल्टन वहाँ से जाने लगता है। वो मोटा कहता है कि सुन ओए लड़के, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, मैं एक ना दिन तुझसे अपना रिवेंज जरूर लूंगा। फिर वॉल्टन कहते हैं इसी बहाने चलो ब्यूरो तो चलते हैं ना, वैसे भी बहुत ज़्यादा खेल लिया, बहुत ज़्यादा मज़े कर लिए, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम हो गया। और फिर पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम लोगों को पैसे से बहुत अच्छी तरीके से मारते हो, क्या बात है, आखिरकार तुम ये सब कैसे लेते हो यार, मुझे बताओ। और उसके बाद ये आवाज़ हमें पता चलती है ये होती है सिकी की। फिर वॉल्टन कहते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? फिर सिकी कहती है मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे ग्रैंडपा का इलाज कर दो, उन्हें बस एकदम ठीक कर दो। फिर हमारे वॉल्टन साहब कहते हैं कि ठीक है चलो मैं कर तो दूंगा, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम चाहो कि अपने कपड़े उतारो, मेरे सामने तुम अपने कपड़े उतारो। वॉल्टन उसकी वो चीज़ देख के बोल रहा होता है। फिर सिकी कहती है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर तो दूंगी, पर लेकिन मेरा एक फियांसे भी है, उसका क्या? फिर हमारे वॉल्टन साहब कहते हैं कि क्या बात है जनता, तो तुम एक शादीशुदा औरत हो, वाह 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 क्या बात है, तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई? कहती है कि हाँ मेरा फियांसी एक संडा कॉर्पोरेशन का एक स्पेशल टीम का लीडर है। वॉल्टन कहता है मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, तुम अपने घर जाओ, वैसे भी मैं भी अब अपने घर जा रहा हूँ। फिर सिकी वॉल्टन के पैरों में गिर जाती है। वो कहती है प्लीज मिस्टर वॉल्टन, प्लीज मेरे ग्रैंडपा को ठीक कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो वॉल्टन कहता है कि ये तुम क्या करी हो, प्लीज तुम खड़ी हो, मुझे ये सब चीज़ों से नफरत है, प्लीज। पर सिकी खड़ी नहीं हो रही है। वो कहती है कि प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मेरे ग्रैंडपा की मदद कीजिए। फिर हमारे वॉल्टन साहब उसे समझा रहे होते कि प्लीज सिकी प्लीज तुम खड़ी हो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की मदद कभी नहीं कर पाऊंगा, प्लीज तुम खड़ी हो। फिर सिकी कहती है कि आपको जो चाहिए वो दूंगी, मेरी फैमिली आपको जो चाहिए वो देगी, आप जो मांगेंगे वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप मेरी फैमिली को जानते नहीं, प्लीज़ अगर आप बस मेरे ग्रैंडपा की मदद कर देंगे फिर आपको चाहे जो चाहिए वो हम आपको ला के देंगे, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपको जो चाहिए वो देंगे, बस आप मेरे ग्रैंडपा की मदद कर दीजिए। वॉल्टन अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के बारे में, नींग फैमिली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, इनका सिग्निफिकेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं जानता हूँ अगर इनसे जो चीज़ मांगूंगा वो दे देंगे। वॉल्टन कहता है कि मैंने लगभग अपने 7 मिलियन है ना बर्बाद कर दिए और मुझे लगता है कि मुझे अपने पहले प्लान को इस वक्त प्रमोट करना होगा, इसलिए जो डिपॉजिट किए जो पैसे हैं ना वही मैं वापस मांगता हूँ। वॉल्टन कहता है कि मुझे 10 मिलियन येनिस चाहिए और वो भी 3 कंडीशंस के साथ, मुझे तुमसे 3 कंडीशन चाहिए जो तुम मुझे पूरी करके दोगी। फिर हमें सिकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि 10 मिलियन ये कोई बड़ी डील तो नहीं है, पर लेकिन उसने 3 कंडीशंस के साथ, हाँ ये थोड़ी सोचने की बात है, क्या उसने और कुछ मांगा? फिर सिकी कहती है कि नहीं डैड उसने और कुछ नहीं मांगा। फिर सिकी के फादर कहते हैं कि ठीक है चलो मुझे सारी कंडीशंस को मंजूर है, मैं उसे 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है उसे दे दो। फिर हमें मिस चैंग की सेक्रेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो भागती हुई आ रही है, वो कहती है मिस चैंग ल्यूफू यहाँ आ रहा है, वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। मिस चैंग अपने सेक्रेटरी से कहती है क्या वो यहाँ आ रहा है, पर उसे मुझसे क्या काम है, मैंने तो उससे मना कर दिया था कि साफ मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मिस चैंग कहती है कि मैं जानती हूँ वो यहाँ क्यों आ रहा है, एक काम करो तुम जाके उसे कह दो कि मिस चैंग आज ऑफिस आई ही नहीं।
एंट्री होती है ल्यूफू की। वो कहता है चैंग तुम मुझे रिफ्यूज़ क्यों कर रही हो यार, मैं तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट हूँ, मैं तुम्हारा क्लाइंट बन के आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना है, प्लीज़ कोऑपरेट करना है। फिर मिस चैंग मिस्टर फू को मना मना करती हुई कहती है कि मिस्टर फू आपको कितनी बार कहा हुआ है कि आप बिना किसी की परमिशन के बगैर, बिना किसी इनविटेशन के बगैर आप मुझसे नहीं मिल सकते, और आपके पास अभी कोई चांस नहीं कि आप मेरे साथ कोऑपरेट कर सके, और आप और आपकी अपनी ये फूल वापस लेके चले जाइए, दफ़ा हो जाइए। वो मिस चैंग के पास जाता है, वो एकदम चैंग 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 थोड़ा आराम से आराम से, तुम मुझे इस तरह मना नहीं कर सकती, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारी कंपनी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसे सच में अभी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो क्यों ना मेरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी एक साथ कंबाइन हो जाए। फिर मिस चैंग अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि एक काम करो, इन फूलों को जाके कचरे में फेंकाओ या किसी सूअर को खिला दो। फिर फू कहता है मिस चैंग से, चैंग यार कमो, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं अपना साफ दिल तुम्हारी मदद करने के लिए क्या आया हूँ, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकती। मिस चैंग फू से एकदम खतरनाक नजरों से पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी कंपनी इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तुम्हें किसने बताया। फिर फू कहता है कि वैसे इंटरनेट नाम की भी एक चीज़ होती है चैंग, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ये बात पूरे इंटरनेट पे फैली हुई है, और इसलिए मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा क्लाइंट बन के आया हूँ, तुम मुझे इस प्रकार रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। मिस चैंग कहती है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप एक बहुत बड़े क्लाइंट है, लेकिन इस वक्त यहाँ मेरा मंगेतर नहीं है, ना ही आप मेरे मंगेतर हैं। फिर मिस्टर फू एकदम शौक में कहते हैं क्या मंगेतर, एक मिनट तुम्हारे कहने का मतलब है ये वोल्टन, पर क्या तुम दोनों के बीच में अब तक सब कुछ सेटलमेंट हुआ नहीं है क्या, क्या अब तक तुम दोनों के बीच में संगाई टूटी नहीं है क्या। फिर मिस चैंग कहती है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं मिस्टर फू, क्या आप खाली समय में मेरे पीछे कोई स्पाई लगा के रखते हैं क्या। फिर उससे पहले आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझे इस वक्त बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाइए। फिर मिस्टर फू गुस्सा होते हुए कहते हैं कि चैंग तुम मेरे दिमाग को अब तक जानती नहीं हो, अगर उसने एक बार ठान ली तो समझो ठान ली, मैं भी फिर उसे ना नहीं कर सकता। फिर फू गुस्सा करता हुआ कहता है मिस चैंग से कि चैंग अब इस चीज़ का ब्लेम तुम मुझ पे मत डालना, अगर तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ हो जाए तो प्लीज़ इस चीज़ का ब्लेम तुम मुझ पे मत डालना, मैं जानता हूँ तुम्हारी कंपनी इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसने बहुत सारे बैंकों से लोन ले रखा है, बस एक बार वो बैंक करप्ट हो जाए उसके बाद मुझे तुम्हारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो मिस चैंग के केबिन से बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसका तीसरा लौंडा यानी तीसरा कुत्ता उसका इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर फू का तीसरा कुत्ता कहता है, यानी वो कुत्ता कहता है कि मिस्टर फू प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हम इस मामले को किसी दूसरी तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ल्यू फू कहते हैं कि मैंने इतना बढ़िया गुलाब का गुलदस्ता इतना बढ़िया ला के खरीद के उसे दिया, पर उसे उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, और मुझे इससे अच्छा बंदूक का या गोलियों का इस्तेमाल करता ना, वो पल भर में नोक पे आ जाती। और उसका वो तीसरा पिल्ला उसे कह रहा होता है कि मिस्टर फ्यू प्लीज़, हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, बस आप एकदम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। फिर ल्यू कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि वो कमीना कहाँ रहता है। फिर तभी उसका वो पिल्ला कहता है कि हाँ हाँ बॉस, मुझे पता चल गया कि ये वोल्टन कहाँ रहता है, वो तियासी के पड़ोस में ही रहता है, क्या ये काम आप अभी करना चाहेंगे। फिर हमें वोल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीवी में रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि वोल्टन ने उस मोटे को किस तरह पैसे से मारा होता है, और ये सारा नज़ारा उसका भाई, उसकी बहन, उसका दद्दा देख रहे होते हैं। वोल्टन के ग्रैंपा फिर अपनी वोल्टन की बहन से कहते हैं, फिर क्या हो आखिरकार तुम इस फुटेज द्वारा मुझसे क्या कहना चाहती हो। फिर क्या हो वोल्टन की बहन कहती है कि ग्रैंपा मैं इस फुटेज के द्वारा बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बड़े भैया यानी मेरे भैया वोल्टन है वो बदल चुके हैं। फिर वोल्टन का भाई वोल्टन की बेइज्जती मारता हुआ कहता है कि हाँ, एक काली भेड़ जो पानी की तरह पैसा खर्च करता रहता है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। फिर वोल्टन की ग्रैंपा वोल्टन की बहन फिक्यून से कहती हैं कि और बताओ मुझे वोल्टन के बारे में और बताओ। फिर वोल्टन की बहन अपने ग्रैंपा से कहती है कि ग्रैंपा मुझे अब और ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला वहाँ पे। और फिर वोल्टन का ब्रदर वोल्टन की और ज़्यादा बेइज्जती मारता हुआ कहता है कि मैं ये बात जानता था, वो और ज़्यादा निर्भीक हो रहा है। फिर वोल्टन की बहन अपनी मोम यानी वोल्टन की मोम से कहती है कि मोम मैं जानती हूँ, आप भी जानती है ना कि भैया बदल चुके हैं, मैंने ये चीज़ खुद देखी है, प्लीज़ आप मुझ पर यकीन कीजिए, भैया बदल चुके हैं। फिर वोल्टन की मोम अपनी बेटी यानी फिक्यूम को कहते हैं कि फिक्यूम अभी ये बदलाव किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंपा वोल्टन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वोल्टन की बहन अपने डैड को समझाने लगती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनते। फिर वोल्टन की बहन अपने मन में सोचती है मुझे किसी भी प्रकार से दादाजी को मनाना ही होगा और भैया को वापस यहाँ घर में वापस लाना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब ठोको। 3000 नहीं 5000 का टारगेट है अब।